हूं सुजाता कुकरेती और माइक ऑन हो चुका है। आज जिन खबरों पर आपके लिए माइक ऑन कर रही हूं एक एक करके आपको बताती हूं। 2027 में आरक्षण वाला रण होगा क्या? क्योंकि 2027 के चुनाव से पहले एक बार फिर आरक्षण का मुद्दा गर्मा गया है। आरक्षण को लेकर कैसे सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने है, क्या यूपी के चुनाव पर इसका असर पड़ेगा? माइक ऑन इस पर है। इसी के साथ माइक ऑन कर रही हूं मछली फ्राई पर सियासत है, क्योंकि मछली को लेकर जो अयोध्या में विवाद खड़ा हुआ उस पर कांग्रेस पार्टी पर योगी आदित्यनाथ हमलावर। योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि ये ढोंगी लोग हैं जो सीधे सीधे अयोध्या में आकर मछली खाने का पाप कर रहे हैं। योगी आदित्यनाथ के निशाने पर कांग्रेस पार्टी है। कांग्रेस ने क्या पलटवार किया, इस पर भी माइक ऑन। इसी के साथ माइक ऑन कर रही हूं महंगाई के शुगर टेस्ट पर। महंगाई के शुगर टेस्ट, क्योंकि चीनी की चर्चा हर घर में हो रही है, लेकिन चीनी की जमाखोरी पर योगी आदित्यनाथ ने कैसे सख्ती दिखाई है और आलू प्याज का क्या हाल है, आज इस पर भी बात होगी। इसी के साथ बात होगी विवाद जो कि प्रचंड है। कंगना रनौत रुकने वाली नहीं है, उनका हमला जारी है। स्वामी रामदेव पर आज उन्होंने फिर से हमला किया है। स्वामी रामदेव ने पलटवार किया, लेकिन इस सब के बीच में बृजभूषण शरण सिंह कहां से आ गए, आज इस पर भी माइक ऑन। लेकिन सबसे पहले बात होगी आरक्षण पर छिड़े नए रण की। क्यों संग बीजेपी और हम लोग नहीं है क्या एनडीए में? और ये आरक्षण किसी के कहने से समाप्त होने वाली चीज है क्या? बीजेपी की सरकार में आरक्षण खत्म करने की पूरी साजिश बीजेपी और आरएसएस मिलकर कर रहे हैं। शिक्षा सुधार का को लेके जो जैन जी और जैन अल्फा जो लगातार आंदोलन कर रहा है, उसे अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए वो बीच में इसमें आरक्षण का मुद्दा घुसा रहे हैं। इसको अगर समाप्त करना है तो जातीयता खत्म हो जाए, आरक्षण खत्म हो जाए। तो 27 के चुनाव से पहले रिजर्वेशन हटाओ आंदोलन एक बार फिर से आ गया है और इस बार रिजर्वेशन पर यह घमासान दिल्ली के जंतर मंतर पे ही शुरू हुआ। 21 अगस्त को अपनी मांगों को लेकर सवर्णों ने जंतर मंतर पर प्रदर्शन किया, जिसकी तस्वीरें मैं आपको दिखा रही हूं। रिजर्वेशन हटाओ आंदोलन के बैनर तले हजारों सवर्ण छात्र धरने पर बैठ गए और वहां पर नारेबाजी भी की और कुछ इस तरह से 21 अगस्त की ये तस्वीरें सामने आई, लेकिन इस पर बयानबाजी आज हो रही है। पहले ये तस्वीरें देखिए। सवर्णों का ये आंदोलन, ये प्रदर्शन दिल्ली के जंतर मंतर पर हो रहा था, जहां पर शिक्षा और नीट को लेकर सीजेपी का प्रदर्शन हुआ। अब ये जंतर मंतर पे था तो अगले दिन ये प्रदर्शन लखनऊ भी पहुंच गया, क्योंकि चुनाव 2027 का उत्तर प्रदेश में है। तो आरक्षण देखिए, आरक्षण और यूजीसी के खिलाफ सवर्णों का ये प्रदर्शन सामने आया, जिसपे लिखा हुआ था, बैनर पकड़े थे, संवैधानिक अछूत है हम, यानी हमारे लिए तो कोई बात नहीं कर रहा, कोई हमारे पास फटक भी नहीं रहा है। ये देखिए लखनऊ का प्रदर्शन। यूजीसी के नए नियमों के रोल बैक की बात वहां लखनऊ में हो रही थी और आरक्षण को लेकर बढ़ रहे प्रदर्शन के बीच डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक की एंट्री हो गई। उन्होंने कमान संभाली। आंदोलन के ब्राह्मण नेता हर्ष दुबे से उन्होंने मुलाकात की, मीटिंग की और समस्याएं सुनने के बाद एक जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस की। अब मोदी सरकार तक बात पहुंचाने का वादा भी किया है। तो आपको ये बताती हूं कि ये दिल्ली से उठा हुआ लखनऊ तक पहुंचा, लेकिन आज इस पर सियासी बयानबाजी कैसे हो रही है। दिल्ली से लेकर लखनऊ तक आरक्षण पर प्रदर्शन शुरू हो गए। लखनऊ में ब्रजेश पाठक से सवर्ण छात्रों की मुलाकात हुई तो छात्रों ने मांग की कि आरक्षण व्यवस्था की समीक्षा हो, यानी कि रिजर्वेशन रिफॉर्म्स।
यूजीसी का नया नियम वापस लिया जाए और आर्थिक स्थिति ही आरक्षण का आधार बने। सवर्ण छात्रों को समान शिक्षा और अवसर दिए जाए। इन मांगों को सवर्ण छात्रों ने ब्रजेश पाठक के सामने रखा। सवर्ण छात्र नेताओं की डिप्टी सीएम से मीटिंग में कई फैसले हुए। सरकार सामान्य वर्ग के छात्रों से भी बात करने को तैयार है, ये ब्रजेश पाठक ने कहा। यानी ऐसा नहीं है कि सामान्य वर्ग जो अपने आप को राजनीतिक रूप से अछूत कह रहा था उससे बात नहीं होगी। ब्रजेश पाठक ने कहा कि कुछ दिनों में केंद्रीय मंत्री से सवर्ण छात्रों की मुलाकात कराई जाएगी। अब रिजर्वेशन में बदलाव नहीं, लेकिन हर ग्रुप से बातचीत जरूर होगी, ये डिप्टी सीएम ने कहा। यूजीसी रेगुलेशन पर अगला फैसला उसी हिसाब से होगा। तो आपको पहले सुनवाती हूं कि इस जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या हुआ, क्योंकि जो हर्ष दुबे जो कि इस पूरे नेतृत्व कर रहे थे इस छात्र संगठन का, उसको लेकर भी उन पर आरोप लगे, वो भी मेरे साथ जुड़ रहे हैं आगे। मैं सुनवाना चाहती हूं कि वो क्या कह रहे हैं। पहले सुनिए डिप्टी सीएम ने क्या कहा। हमारे युवा साथी जो जंतर मंतर पर धरने पर बैठे थे, उनकी मांगों पर हम विचार करेंगे, गंभीरतापूर्वक विचार करेंगे और किसी भी स्थिति में अपने देश के युवाओं का, अपने देश के छात्रों का कोई नुकसान नहीं होने देंगे और सबको साथ लेकर के चलेंगे। अब इसी बात की सूचना देने के लिए हम आपके बीच में आएंगे और 2 दिन के बाद आप लोगों की इच्छा थी कि हम केंद्रीय नेतृत्व के समक्ष अपनी बात रखें, तो माननीय केंद्रीय मंत्री जी के साथ में 2 दिन के बाद इनकी बैठक होगी, उसमें हम इनको लेकर के जाएंगे और इनसे साथ में बात करेंगे। अब आपको बताऊं कि सवर्ण और छात्र ये दोनों शब्द जैसे ही साथ आए तो यूपी में तमाम सियासी पार्टियां एक्टिव हो गई। सपा बसपा कांग्रेस को सवर्णों की नाराजगी से समीकरण बदलते दिखने लगे। 2027 में जीत आसान लगने लगी। तभी तो अखिलेश यादव से लेकर मायावती ने आरक्षण के नाम पर बीजेपी सरकार को घेरना शुरू किया। इसके पीछे का गणित यह है कि यूपी में कुल 80% हिंदू वोटर है, जिनमें से 18 से 23% सवर्ण वोटर है और यही 18 से 23% वोटर अब आने वाले समय में क्या राजनीतिक भविष्य तय करेंगे। आरक्षण पर रण के बीच समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव का भी पोस्ट आ गया, जो आपको मैं दिखा रही हूं। जो अखिलेश पी से पंडित बता रहे थे, अब उन्हें फिर से पी में पिछड़ा नजर आने लगा। अखिलेश यादव ने एक ही पोस्ट में 9 बार आरक्षण लिख डाला। ये तस्वीर जरा फुल दिखाइए इसमें। अब ये जो पोस्ट उन्होंने किया, आप देखिए कितनी बार उन्होंने आरक्षण शब्द का इस्तेमाल किया है। आरक्षण सुधार के नाम पर, आरक्षण समाप्ति का षड्यंत्र, आरक्षण पीडीए का अधिकार है। तो 9 बार आरक्षण शब्द का इस्तेमाल उन्होंने किया। आपको मैं दिखाती हूं कि अखिलेश यादव से लेकर तमाम जो नेता हैं विपक्ष के, उन्होंने इस आरक्षण पर कैसे अब इस आरक्षण आंदोलन के बाद इस मुद्दे को उठाते हुए बीजेपी पर हमला किया। अखिलेश यादव कह रहे हैं विरोध प्रदर्शन को लेकर उन्होंने कैसे हमला बोला है, जरा आपको वो दिखाती हूं। आरक्षण सुधार के नाम पर आरक्षण खत्म करने की साजिश है। आरक्षण पीडीए का अधिकार है, किसी की इच्छा का विषय नहीं है कि आपकी इच्छा होगी तो दे देंगे। बीजेपी और उनके संगी साथी आरक्षण का विरोध करते हैं, कभी क्रीमी लेयर तो कभी आरक्षण त्यागने की सलाह देते हैं, ये भी कहा उन्होंने। लगातार शोषित वंचितों की हकमारी की कोशिश हो रही है। मायावती क्या कह रही है? जंतर मंतर पर आरक्षण विरोधी प्रदर्शन पर भड़की मायावती और आर्थिक आधार पर आरक्षण लागू की मांग को उन्होंने गलत बताया। आरक्षण जैसे संवेदनशील मुद्दे पर सस्ती राजनीति नहीं होनी चाहिए। सरकारें आरक्षण विरोधी तत्वों को संरक्षण बिल्कुल भी ना दें। भ्रष्ट जातिवादी व्यवस्था ने आरक्षण को जमीन पर लागू नहीं होने दिया और दशकों बाद भी एससी, एसटी और ओबीसी शोषण का सामना कर रहे हैं। मायावती ने कांग्रेस और राहुल गांधी पर भी निशाना साध दिया और कहा कि एफआईआर दर्ज कराने के लिए राहुल गांधी घंटों धरने पर बैठते हैं। बगल में ही आरक्षण खत्म करवाने के लिए प्रदर्शन चल रहा था, वहां राहुल गांधी और उनके साथी समझाने तक नहीं गए। तो मायावती इस बात से नाराज थी। इसी के साथ आपको बताती हूँ राजेंद्र पाल गौतम जो कि कांग्रेस प्रभारी है यूपी के, ब्रजेश पाठक की प्रेस कॉन्फ्रेंस करने को लेकर उनको बीजेपी को घेरा और कहा कि बीजेपी आरक्षण विरोधियों के साथ है, आरक्षण के खिलाफ। बीजेपी एससी, एसटी, ओबीसी को मिलने वाले हक के भी खिलाफ है और आरक्षण को लेकर हम बीजेपी से स्पष्टीकरण चाहते हैं। बीजेपी बताए क्या आरक्षण के खिलाफ कोई योजना बनाई है। तो ये आरोप अलग अलग राजनीतिक दलों ने रखे हैं, जरा सुनिए क्या कहा। इस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस
आरक्षण का विरोध करने वाले लोगों के साथ करना, इसका मतलब भारतीय जनता पार्टी आरक्षण के खिलाफ है, SC ST OBC को उनका हक मिले उसके खिलाफ है, सामाजिक न्याय के खिलाफ है। ये स्पष्टीकरण हम भारतीय जनता पार्टी से चाहते हैं। अगर आप छात्रों के साथ हैं, युवाओं के साथ हैं, तो ये जो 68,000 वैकेंसीज में 8,000 SC और OBC की वैकेंसीज को आपने जनरल कैटेगरी से भर दिया, आपने उनकी हक की चोरी की। तो आपको यह भी बताऊं कि अब सारी पार्टियां आरक्षण पर बोलना शुरू हो गई। आरक्षण पर बीजेपी ने विरोध कर रहे, प्रदर्शन कर रहे छात्रों को साधने की कोशिश की है। ये सब हो क्यों रहा है, इससे जरा समझिए, क्योंकि यूपी में सवर्ण वोट की ताकत को अगर आप समझेंगे तो आप ये समझेंगे कि ये हो क्यों रहा है। सामान्य वर्ग वोटर का सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश है, यानी यहां पर सबसे ज्यादा जनरल कैटेगरी के वोटर। आंकड़ों की बात करें तो 18 से 23% सवर्ण वोटर यूपी में है, ब्राह्मण 10 से 14% है और राजपूत 8 से 10% है। वहीं सवर्ण वैश्य 2% है, भूमियार कायस्थ अपर अन्य कास्ट 2% है। सवर्ण वोटर को बीजेपी का कोर वोटर माना जाता है। तो 2022 में करीब 126 सवर्ण विधायक विधानसभा पहुंचे थे और 126 में से विधानसभा पहुंचने वाले 52 विधायक ब्राह्मण थे। बीजेपी के 46 और सपा के 5 थे। कांग्रेस से 1 ब्राह्मण विधायक जीत कर आया था। 2022 का भी गणित समझिए, उसमें भी करीब 49 ठाकुर विधायक विधानसभा पहुंचे। बीजेपी प्लस से 43, सपा से 4 और बीएसपी से 1 विधायक। 49 ठाकुर विधायकों में से एक नाम राजा भैया का भी है। 2022 में बनिया और खत्री बिरादरी से 22 विधायक बने और 22 में से 21 बीजेपी पार्टी से और सपा से 1 विधायक। 2022 में 3 कायस्थ विधायक चुने गए, तीनों बीजेपी से थे। आंकड़ों से साफ होता है कि सवर्ण वोटर का झुकाव बीजेपी की तरफ है। और कहा यह भी जाता है कि उत्तर प्रदेश में जहां सवर्ण वोटर यानी जहां सवर्ण विधायक, वहीं पर सत्ता होती है। तो जो लड़ाई अभी 80-20 की थी वो 20-80 की हो जाएगी, क्योंकि सवर्ण वोटर को साध पाना बड़ी चुनौती बन जाएगा, क्योंकि यहां एक बड़ा धड़ा सवर्ण वोटर का है और उसके अलावा गैर सवर्ण वोटर का है। यूपी में सवर्ण वोटर की ताकत को देखते हुए सियासी वार पलटवार भी तेज है। जो साथी आंदोलन कर रहे हैं, मेरी उनको राय है कि वो सब लोग अपना दल बनाएं और दल बना के आगामी लोकसभा चुनाव में, विधानसभा चुनाव में पार्टिसिपेट करें, अपना संख्या बल बना ले, उनका बहुमत हो जाएगा। बहुमत बना के वो कोई भी कानून पास करें। समाजवादी पार्टी के नेता हों चाहे कांग्रेस के लोग हों, ये लोग झूठ बोलने का ठेका लिए हुए हैं। लोकसभा चुनाव के पहले प्रदेश की जनता को इन लोगों ने गुमराह किया कि संविधान खत्म हो जाएगा, आरक्षण खत्म हो जाएगा। सरकार फिर बीजेपी की बन गई, मोदी जी के हाथों में संविधान सुरक्षित है, आरक्षण भी सुरक्षित है। ये सब सिर्फ गुमराह करके सत्ता से बेदखल होने के नाते सब बौखलाए हैं कि क्या चीज़ हम बोल दें कि जनता हमको वोट दे दे। ये कोई भीख नहीं है, ये हमारा संवैधानिक अधिकार है। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने हमारे आरक्षण, चाहे BC का आरक्षण हो, चाहे SC का हो, चाहे ST का हो, या जो भी आरक्षण है, उस आरक्षण को खत्म कर दिया है, उस आरक्षण पर डाका डाला है। ये वही लोग हैं जो निराश हैं, लोकतंत्र में हताश हैं, जनता ने ठुकरा दिया है। जब तक धार्मिक और जातीयता रहेगी तब तक आरक्षण रहेगा। इसको अगर समाप्त करना है तो जातीयता खत्म हो जाए, आरक्षण अपने आप खत्म होगा। इधर आरक्षण विरोधियों पर चिराग पासवान और रामदास अठावले भी भड़के हुए हैं, यानी कि एनडीए के अपने ही उन पर हमलावर हैं आरक्षण को लेकर। तो उधर ब्रजेश पाठक भले ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में साथ बैठ गए हों, लेकिन केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कहा कि आरक्षण को हटाए जाने की समीक्षा स्वीकार्य ही नहीं है। ये आरक्षण किसी के कहने से समाप्त होने वाली चीज है क्या? संवैधानिक अधिकार है ये। आरक्षण किसी को दी हुई खैरात नहीं है, ये संवैधानिक अधिकार है और दुनिया की कोई ताकत आरक्षण को कतई समाप्त नहीं कर सकती है।
और जो लोग इसको समाप्त करने की सोच रखते हैं, कभी समीक्षा के माध्यम से, कभी सुधार के माध्यम से, उनको संभवतः ये पता ही नहीं है कि आरक्षण क्यों जरूरी है। मुझे लगता है कि आरक्षण खत्म करने का किसी को अधिकार नहीं है, संवैधानिक अधिकार है। शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब को बाबा साहब अम्बेडकर जी ने मतलब संविधान में आरक्षण लाने का प्रयत्न किया था, और अभी ओबीसी को आरक्षण ओबीसी सिंह जी के टाइम पर मिला था, तो हर जाति को अभी आरक्षण मिलता है, तो इसीलिए आरक्षण खत्म करने की किसी को अधिकार नहीं है। ये सबका संवैधानिक अधिकार है, और इसकी मांग करने वाले लोग राष्ट्रद्रोही लोग हैं। इसके ऊपर, इनके लोगों पर एक्शन होनी चाहिए। इस सबके बीच बड़ी खबर आपको बता दूं कि आरक्षण पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का केंद्र पर हमला आया। वो कह रहे हैं चोर दरवाजे से आरक्षण खत्म करने की साजिश हो रही। वो ये कह रहे हैं कि पीएसयू में स्थायी नौकरियां खत्म करने का आरोप लगा रहे हैं, ठेकेदारी बढ़ाकर आरक्षण का हक छीना जा रहा है, संविधान बदले बिना आरक्षण खत्म करने की नीति अपना रही है ये सरकार। तो मल्लिकार्जुन खड़गे का आरोप सीधे सीधे कि सामाजिक न्याय विरोधी एजेंडा चला रही है बीजेपी, आरक्षण खत्म करने की तैयारी चोर दरवाजे से हो रही। तो ये आरोप लगा रही है कांग्रेस पार्टी। अब मैं आपको बताऊं कि मेरे साथ इस वक्त हर्ष दुबे जुड़ रहे हैं, जो कि छात्र नेता हैं, और सबसे पहले एनडीटीवी पर ही आपने उन्हें नीट के मामले पे देखा था, लेकिन अब वो इस नया जो आंदोलन है जिसमें आरक्षण रिफॉर्म्स की बात हो रही है उसको लेकर नेतृत्व कर रहे हैं। मैं उनके पास जा रही हूँ। हर्ष, आप मुझे सबसे पहले तो ये बताइए कि आप ब्रजेश पाठक से मिले, उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम से, क्या मांग रखी है आपने उनके साथ? ब्रजेश सर के साथ हमने कोई डिमांड्स नहीं रखी है, वहां सिर्फ एक डिमांड रखी है कि हमारी बातों को प्रेस कॉन्फ्रेंस को ऊपर मंत्रालय में कराया जाए। तो उन्होंने कहा कि हाँ हम कराएंगे। तो हमने कहा कि अमित शाह जी, जेपी नड्डा जी या नरेंद्र मोदी जी से इस विषय पर बात कराई जाए, प्रेस कॉन्फ्रेंस कराई जाए कि हाँ हम आपको आश्वस्त करते हैं कि ये बदलाव किए जाएंगे समय के साथ। ये कोई डिमांड्स नहीं था, आपको मेमोरेंडम जल्द ही मिल जाएगा। और जो लोग इस विषय पर मेरे खिलाफ में वीडियो बना रहे हैं वो सिर्फ अफवाह फैलाने का काम कर रहे हैं। नहीं हर्ष, जितना मैंने आपसे बात करी, इससे पहले भी नीट के मामले में कई बार आपसे बात की, आप आरक्षण से बहुत आहत थे क्योंकि आपको लगा आपका हक छीना जा रहा है। तो मांग क्या है आपकी, क्या आरक्षण को खत्म कर दें? नहीं, बिल्कुल नहीं। रिजर्वेशन में रिफॉर्म, आप मेरे पीछे की होर्डिंग देख सकते हैं, वहां भी लिखा हुआ है रिजर्वेशन में रिफॉर्म। रिजर्वेशन एक अच्छी पॉलिसी है, उसका काम था कि गरीब तबके लोग, जो शोषित और वंचित लोग हैं, उन तक सुविधाएं पहुंचाई जाए ताकि वो अपलिफ्ट हो सके। लेकिन कहीं ना कहीं राजनीतिकरण इतना ज्यादा बढ़ा, वोट बैंक की राजनीति सिर्फ आरक्षण बन के रह गया, जिसके कारण जिन व्यक्ति के लिए आरक्षण था उन तक नहीं पहुंच पा रहा है। कुछ ही लोग उसका सिर्फ फायदा उठा रहे हैं। मैं आपसे पूछूंगी कि कुछ जातियों को बाहर कर दिया जाए। आप कह रहे हैं बहुत से लोग इसका फायदा उठा रहे हैं जिन्हें जरूरत नहीं है, तो आप ये चाह रहे हैं कि कुछ जातियों को बाहर कर दिया जाए, क्या ये मतलब है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। जातियों को बाहर करने का मतलब ही नहीं है। उस व्यक्ति को दिया जाए जो जात पात की राजनीति करनी नहीं है, यही प्रॉब्लम है। जात पात की राजनीति ही नहीं करनी है, जात पात में हमें नियम कानून ही नहीं बनाने हैं। हमें नियम और कानून मानवता के आधार पर बनाने हैं। अगर मैं क्राइम कर रहा हूँ तो मैं दोषी हूँ, सामने वाला क्राइम कर रहा तो वो दोषी है। ये ना हो कि एक व्यक्ति तो दोषी है, दूसरा नहीं है। ठीक है, आप जो कह रहे हैं हर्ष, मुझे ये बताइए कि लखनऊ में प्रदर्शन हुआ, अब वहां ये कहा गया कि जो आर्थिक, क्योंकि आपके दिल्ली के जंतर मंतर के बाद लखनऊ में भी हुआ, वहां ये कहा गया कि जो आर्थिक रूप से समृद्ध हैं उन्हें आरक्षण क्यों मिल रहा है। तो क्या आप लोगों की भी यही मांग है, जिस मेमोरेंडम की आप बात कर रहे हैं, जो आपने अभी खाका नहीं बताया हमें, लेकिन क्या यही मांग है? बिल्कुल बिल्कुल। भाई एक बात बताओ, मायावती जी के बच्चों को, परिवार के बच्चों को क्या जरूरत है रिजर्वेशन की? चिराग पासवान जी के बच्चों को क्या जरूरत है रिजर्वेशन की? उनके ही गरीब तबके के जो लोग हैं उनको जरूरत है, उन तक पहुंचाया जाए। ये वो लोग ले रहे हैं, सिर्फ कुछ चंद लोग उसका फायदा उठा रहे हैं और वो लोग ऊपर बढ़ते जा रहे हैं, बाकी लोगों को नॉन स्टॉप हम दबाते जा रहे हैं। तो हमारा कहना है, जैसे अगर आप देखें तो SC/ST कम्युनिटी के लगभग 10% लोगों ने ही सिर्फ 12th पास किया है। तो 90% लोग जब 12th ही पास नहीं कर पा रहे तो वो रिजर्वेशन का फायदा कैसे ले पाएंगे? पहले तो उनको 12th पास कराइए ना, उसके बाद ही तो वो जॉब सिक्योर कर पाएंगे। तो मेरा कहना है कि उनकी बौद्धिक स्तर बढ़ाया जाए, जिससे कि देश में प्रतिभाएं आगे बढ़े और प्रतिभाशाली और बच्चे आगे बढ़े, जिससे कि देश विकसित भारत की ओर बढ़े। हमारा सवाल है कि कैसे आप विकसित भारत 2047 तक बनाएंगे अगर निगेटिव नंबर वालों को डॉक्टर इंजीनियर बनाते रहेंगे? मुझे लगता है ये बात नहीं बना पाएंगे। हाँ, इसलिए बदलाव की आवश्यकता है, तभी हम विकसित भारत की ओर बढ़ पाएंगे।
और ये रिजर्वेशन का मकसद था लोगों तक अच्छी सुविधाएं पहुंचाना, जिससे कि शोषित वंचित लोग आगे बढ़ सकें, तो उन तक अच्छी सुविधाएं पहुंचाई जाएं। ये बात आपने मुझे उस समय भी बताई थी नीट के मामले में, क्योंकि आपने कहा था ग्रेस मार्क्स मिल गए, उसकी वजह से मैं 3 बार मैंने पेपर में क्लियर नहीं कर पाया। तो ये बात, ये आपका मुद्दा पहले भी रहा, लेकिन आप आंदोलन कर रहे हैं, आप कह रहे हैं हम आंदोलन कर रहे हैं, हम अपनी मांगे रख रहे हैं, तो सीजेपी भी तो वही कर रही थी, तो आप सीजेपी पर इतने आक्रामक क्यों थे? दोनों में फर्क क्या है? हम में और सीजेपी में यही फर्क है कि हम एकजुटता की बात करते हैं, हम पक्षपात नहीं करते हैं कि ये सरकार है, ये पक्ष है। यहाँ पर अगर दिल्ली में है तो हम बयान देंगे, और अगर वही बात झारखंड में है तो हम नहीं कहेंगे। ये मेरे अंदर नहीं है। मेरे अंदर ये है कि चाहे वो कोई भी हो, अगर गलत है तो गलत, और सही को सही कहने की हिम्मत रखता हूँ मैं। डाकू को डाकू कहने की हिम्मत रखता हूँ, चाहे वो सत्ता पक्ष में हो या प्रतिपक्ष में हो। गलत को गलत सीजेपी कहे, बस यही अंतर है। यही अंतर है, आप कह रहे हैं। चलिए हर्ष, आप ये कह रहे हैं कि इस मांगों के लिए 2 दिन इंतजार करेंगे, और अगर 2 दिन इंतजार के बाद भी कुछ नहीं हुआ तो फिर आप फिर से आंदोलन करेंगे और प्रदर्शन करेंगे। ये मैं अपने दर्शकों को बताना चाहती थी, क्योंकि आरक्षण को लेकर इस वक्त सियासी तलवारें भी खिंच चुकी है। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। और अब बात करूंगी आलू, प्याज और चीनी की, जिसकी हर घर में चर्चा हो रही है। आलू, प्याज और चीनी, जिसके दाम को लेकर योगी आदित्यनाथ अब एक्शन में नजर आ रहे हैं, लेकिन आखिर चर्चा क्यों हो रही है? सबसे पहले ये समझिए, क्या प्याज रुला रहा है? इनकी कीमतों में तेज बढ़ोतरी देखने को मिली। देश में करीब 1 महीने में प्याज के भाव आसमान पर पहुंच गए। दिल्ली, चेन्नई, गुवाहाटी, कोच्चि जैसे शहरों में करीब पूरे देश के रिटेल मार्केट में प्याज महंगा हुआ है। सिर्फ प्याज ही नहीं, चीनी के दाम भी किस तरह से बढ़े हैं वो भी आपको दिखाऊंगी, क्योंकि चीनी के दामों को लेकर भी लगातार चर्चा हो रही है। अब मैं आपको सबसे पहले प्याज के दामों की बात करूंगी, उसके बाद चीनी के दामों पर आऊंगी, और क्यों ये बढ़ोतरी हो रही है और इस पर एक्शन क्या है। क्या आने वाले दिनों में ये दाम घटेंगे? पिछले 34 दिन में प्याज की दर ने कैसे छलांग लगाई, ये आपको दिखाती हूं। 21 जुलाई को 30 किलो जो प्याज बिक रहा था, 24 अगस्त को वो 65 किलो में बिक रहा है। सोचिए जरा, 30 से 65 हो गया, यानी कि महंगाई 116% बढ़ गई है प्याज की। तो क्यों नहीं चर्चा होगी हर घर में प्याज की? सबसे बड़ी बात यही है। लेकिन हर किचन में मौजूद रहने वाले आलू के भाव धीरे धीरे वापस अपनी जगह पर आ रहे हैं, तो ये भी महत्वपूर्ण है। 26 जुलाई को जो 30 किलो का दाम था, वो 23 अगस्त को 20 किलो हो गया। चलाइए जरा, 30 किलो के दाम जो 26 जुलाई को थे, वो 20 रुपए प्रति किलो आ गए 23 अगस्त को, यानी 28 दिन में आलू 33% सस्ता हुआ है। अब इससे जरूर आस जगी होगी आपकी कि कीमत प्याज की भी और चीनी की भी कम होगी। आलू, प्याज के दाम मैंने आपको बताए, आलू भले ही सस्ता हो रहा है, लेकिन खुदरा बाजार में चीनी की कीमतें आसमान वाली छलांग लगा रही हैं। और इसीलिए चीनी के दाम आपको बताऊं और उसके बाद बताऊं कि एक्शन क्या लिया गया है। 17 जुलाई को 47 रुपए प्रति किलो जो चीनी बिक रही थी, वो 21 अगस्त को, चलाइए इसे जरा, 70 रुपए प्रति किलो हो गई। यानी महंगाई 25 दिन में चीनी की 49% हो गई, 49% की बढ़ोतरी। अब चीनी की कीमतों में इसी बढ़ोतरी के चलते सरकार को एक दशक में पहली बार चीनी इंपोर्ट करनी पड़ रही। सरकार ने 10 लाख टन चीनी के ड्यूटी फ्री इंपोर्ट की इजाजत दे दी है। अब आपको यह भी बताऊं कि चीनी इतनी महंगी हो क्यों रही। आपने देखा कि 49% बढ़ गए। भारत में, दुनिया भर में चीनी का सबसे बड़ा बाजार भारत है। देश में चीनी की सालाना खपत 3 करोड़ 50 लाख टन। शुरू में 3 करोड़ 30 लाख टन प्रोडक्शन का अनुमान था, बाद में इसे घटाकर 3 करोड़ 6 लाख टन किया गया। कई इलाकों में गन्ने की फसल में रेड रॉट बीमारी हो गई। टॉप बोरर जैसी बीमारियों से भी गन्ने की पैदावार घटी है। इन बीमारियों से गन्ने की खपत कम हुई। सूखे और बाढ़ से भी गन्ने की फसल को नुकसान हुआ। यूपी गन्ना उत्पादन के मामले में देश में पहले नंबर पर। यूपी के कम से कम 35 जिलों में अनुमान से कम बारिश हुई। गन्ना उत्पादन के मामले में महाराष्ट्र देश में दूसरे नंबर पर। वहां के जिलों में 21 अगस्त तक बारिश काफी कम रही। हालात देखकर चीनी उत्पादन का अनुमान घटाया गया। इसके बाद कुछ कारोबारियों ने जमाखोरी शुरू कर दी। सप्लाई चेन पर असर पड़ा तो चीनी के दाम बढ़ने लगे। दाम में ताजा बढ़ोतरी के पीछे
त्योहारी सीजन भी वजह है, क्योंकि आप जानते हैं मिठाइयां बनती हैं और उन मिठाइयों में भी चीनी का इस्तेमाल होता है। उत्तर प्रदेश में चीनी की महंगाई को लेकर सीएम योगी भी एक्शन में है। चीनी के संकट ना हो, दाम ना बढ़े, इसके लिए योगी ने एक एक्शन प्लान लॉन्च कर दिया है। अब वो एक्शन प्लान क्या है? चीनी की महंगाई को लेकर सीएम योगी का एक्शन प्लान तैयार है। अफसरों को कालाबाजारी रोकने का सख्त फरमान जारी किया गया है। ओवर प्राइसिंग पर रोक लगाने का भी आदेश जारी किया है। डीलर के पास 400 टन से ज्यादा स्टॉक नहीं रहेगा। डीलर 30 दिन से अधिक स्टॉक नहीं रोक सकता है। जमाखोरी के सबूत मिले तो कड़ी कार्रवाई होगी। एस्मा की धाराओं में केस दर्ज किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने लखनऊ में अफसरों के साथ बैठक की और बैठक में कीमत काबू में रखने के उपायों पर भी चर्चा की। बैठक के बाद चीनी के स्टॉक के बारे में बताया गया। यूपी की मिलों में 179,38,000 क्विंटल चीनी इस वक्त मौजूद है। तो योगी आदित्यनाथ की सरकार कह रही है कि यूपी, जो कि सबसे बड़ा उत्पादन है गन्ने का, चीनी मिल्स का, वहां यह कहा गया कि चीनी की कोई कमी नहीं है। तो महंगाई का असर हर किसी पर पड़ता है, लेकिन जिनकी आमदनी कम है उन पर असर ज्यादा होता है। इसलिए महंगाई को काबू में रखना सरकार की एक बड़ी जिम्मेदारी भी है। और इसीलिए जब आज ये खबर दिखा रहे हैं तो कुछ राहत अगर आलू के दामों में आई है तो उससे एक आस ये भी है कि आने वाले समय में ये जो बढ़ते हुए दाम हैं ये नीचे हो पाए। अब माइक ऑन कर रही हूं आज की एक और बड़ी खबर पर, एक प्रचंड विवाद पर, क्योंकि कंगना रनौत, आपने देखा पिछले कुछ दिनों जब भी मैंने माइक ऑन किया है तो वो किसी पर हमलावर रही हैं। एक बार फिर उनका हमला आया है, लेकिन इस बार वो जवाब दे रही हैं। कंगना रनौत, बृजभूषण शरण सिंह और बाबा रामदेव के बीच एक विवाद छिड़ा है। कंगना और रामदेव का विवाद चल ही रहा था। इसी बीच गोंडा से पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह की एंट्री हो गई। उन्होंने भी बाबा रामदेव पर तंज कस दिया, जिसके बाद बाबा रामदेव ने दोनों पर पलटवार किया। पूरा विवाद क्या है जरा समझिए। कंगना और बृजभूषण शरण सिंह रामदेव पर हमलावर है, स्वामी रामदेव पर हमलावर है। अब इसके पीछे वजह क्या है? अक्सर ये दोनों ही, चाहे वो बृजभूषण शरण सिंह हो या कंगना हो, दोनों ही बयान देते हैं और खुलकर देते हैं। अब आपको बताती हूं कि बृजभूषण कंगना के बयान पर बाबा रामदेव ने आज पलटवार किया। पूर्व सांसद बृजभूषण ने कुछ दिनों पहले तंज कसा था। रामदेव की आंदोलन वाली चेतावनी पर बयान दिया था। अगर आंदोलन करना है तो मजबूती से करें, कह रहे हैं बृजभूषण। आंदोलन शुरू करने के बाद पीछे नहीं हटना चाहिए। कंगना से गटर जनरेशन वाले बयान पर विवाद हुआ था। रामदेव ने कंगना को बिगड़े दिमाग की निशानी बताया था। कंगना की योग्यता, बचपन और जवानी पर भी टिप्पणी की थी। अब कंगना ने इंस्टा स्टोरी डालकर रामदेव पर पलटवार किया। बाबा जी, मेरी जवानी के बारे में डे ड्रीम मत कीजिए। दोनों के बयानों पर सवाल पूछे जाने पर बोले रामदेव, इस विवाद को आगे नहीं बढ़ाना चाहता हूं, ये बाबा रामदेव ने कहा। रामदेव क्या है, योगदान क्या है, ये पूरा देश जानता है। मैं ओछे लोगों पर टिप्पणी नहीं करना चाहता, ये बाबा रामदेव ने आज कहा। अब कैसे बृजभूषण शरण सिंह ने बाबा रामदेव पर वार किया और फिर कैसे बाबा रामदेव ने उन्हें सुनाया, जरा सुनो। रामदेव जी को आंदोलन करना चाहिए, क्योंकि इसके पहले एक आंदोलन उन्होंने स्वदेशी को लेकर के किया था और पूरे देश का दौरा किया था। और फिर स्वदेशी से शुरू हुए थे और नकली कोई ब्रांड उनसे बचा नहीं जिसका उन्होंने काम ना किया हो, और चड्ढी तक बनाने लगे। अब जरूरी है कि रामदेव जी आंदोलन करें, लेकिन शर्त हमारी ये है कि इस बार सलवार न पहने वो। जैसे सलवार पहन करके जैसे रात में भागे थे, औरतों का वेश बना करके भागे थे, वैसा ना करें। इस बार दमदारी से आंदोलन करें। इन लोगों का अभी क्या बोलूं, मैं विवाद को बढ़ावा नहीं देना चाहता। स्वामी रामदेव क्या है ये देश जानता है, स्वामी रामदेव का योगदान क्या है ये देश जानता है। इसलिए मैं ओछे लोगों के बारे में कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता।
और अब बात कंगना से जुड़े दूसरे विवाद की। हिंदी सिनेमा में अपनी अदाकारी और बेबाक अंदाज के लिए पहचानी जाने वाली दो प्रमुख अभिनेत्रियां कंगना रनौत और तापसी पन्नू एक बार फिर सोशल मीडिया पर आमने सामने आ गई। सबसे दिलचस्प बात यह है कि दोनों ही अभिनेत्रियों ने अपने लंबे फिल्मी करियर में कभी एक दूसरे से व्यक्तिगत मुलाकात नहीं की, लेकिन इसके बाद भी सार्वजनिक मंचों, इंटरव्यू और डिजिटल माध्यमों के जरिए उनका मतभेद जो है वो सालों से चर्चा में रहा है। अब हाल ही में एक नया बयान इन दोनों के बीच में विवाद की वजह बन गया है। तापसी पन्नू के एक बयान पर कंगना रनौत भड़की। एक महिला सम्मेलन के दौरान तापसी ने बयान दिया। कंगना से संबंधों को लेकर सवाल पर उन्होंने बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि किसी भी व्यक्ति का नजरिया, संवाद करने की शैली, दुनिया को देखने का चश्मा परवरिश से तय होता है। तापसी के इस बयान के बाद कंगना ने पोस्ट किया कि कई लोग परवरिश, माता पिता पर सवाल उठाते हैं। उनका परिवार प्रतिष्ठित राजपूत जमींदार परिवार है। एक सस्ती कॉपी हेडलाइन बनाने की कोशिश कर रही है। यानी उन्होंने ये बात बिना नाम लिए दोनों अभिनेत्रियां बोल रही हैं। उन्होंने कहा, कंगना ने कहा कि आज उन्होंने सारी हदें पार कर दी। मेरी परवरिश, मेरे माता पिता का बेशर्मी से मजाक उड़ाया है। सभी माता पिता अपने बच्चों के लिए सर्वश्रेष्ठ चाहते हैं और करते हैं। मैं कभी किसी बहस में माता पिता को नहीं लाती हूं, लेकिन आज मैं उनके माता पिता से भी पूछना चाहती हूं कि मेरे माता पिता की तरह कोई ओरिजिनल इंसान क्यों नहीं पैदा कर सके? इतनी सस्ती कॉपी क्यों? आपकी कोशिशों के लिए मुझे अफसोस है, ये कंगना कह रही है। अब तापसी पन्नू और कंगना रनौत के बीच विवाद काफी पुराना है। विवाद की शुरुआत साल 2018-19 में हुई थी। तापसी ने फिल्म प्रमोशन के दौरान कंगना पर बयान दिया था। कहा था कि कंगना को बात कहने के लिए फिल्टर की जरूरत है। 2019 में तापसी ने फिल्म जजमेंटल है क्या की तारीफ की और फिल्म में कंगना भी थी, लेकिन कंगना का नाम नहीं लिया था। बाद में कंगना की बहन ने तापसी को सस्ती कॉपी कहा था, तो विवाद वहीं से शुरू हो गया। साल 2020 में कंगना ने तापसी को बी ग्रेड एक्ट्रेस भी बताया था। तो ये विवाद तब से चल रहा है और आज माता पिता तक पहुंच गया। सुनिए। मैं देखती हूँ हर एक आए दिन ये इस तरह के लोग, चाहे वो आशुतोष राणा हो जो कहते हैं कि कुत्ते की तरह भौंकते हैं, चाहे सोनू सूद टाइप लोग हैं जो कहते हैं कि मुझे तरीका सीखना चाहिए, राखी सावंत टाइप लोग हैं जो मेरे चरित्र पर जो है हर तरीके की भद्दी टिप्पणी करते हैं, तापसी पन्नू टाइप लोग हैं जो मेरे माता पिता को, मेरी परवरिश को, मेरे बैकग्राउंड को अपमानित करते हैं। ये लोगों के लिए मेरा सिर्फ एक मैसेज है कि अगर आप लोग मेरे समान 1% भी लाइफ में सक्सेस नहीं कमा पाए हो तो मैं आपका कोई भी ज्ञान नहीं सुनती। पहले आप कंगना रनौत बनो तो सही, आप बन के दिखाओ ना। और जहाँ तक बाबा रामदेव जी की बात है, उन्होंने हर मर्यादा लांघ दी है और उन्होंने जो है जिस तरह की टिप्पणी एक महिला पर की है, सारा समाज शर्मसार है। तो आपने सुना, कंगना जवाब देने में पीछे नहीं रहती हैं और कोई उन पर हमला करता है तो वो उस हमले का पूरा मन से जवाब देती है। अब माइक ऑन कर रही हूं आज की एक और बड़ी खबर पर। अयोध्या धर्म की नगरी और ये सावन का पवित्र महीना है, तो ऐसे में मछली का कांटा किसे लगा है, इस पर माइक ऑन है। इसी पावन महीने में यूपी में चुनाव से ठीक पहले बड़ा सियासी विवाद शुरू हो गया। वजह है मछली का भोज। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय के स्वागत में अयोध्या में फिश पार्टी हुई और इस पर विवाद छिड़ गया है। ये तस्वीरें देखिए जरा आप पहले। ये फिश पार्टी हो रही थी और ये अयोध्या में हुई उसी पार्टी का किचन है जहां मछली फ्राई की जा रही है। तो जरा तस्वीरें भी दिखाइए। ये देखिए, ये है वो किचन, मछली तली जा रही थी, उसकी तस्वीरें सामने आ गई और ये आरोप लगाया गया कि यहाँ पर कांग्रेस के जो नेता हैं अजय राय, वो मछली भोज कर रहे थे। अब अजय राय कह रहे हैं मैंने मछली नहीं खाई, लेकिन आज इस पूरे मुद्दे पर, क्योंकि मामला अयोध्या से जुड़ा था, क्योंकि अयोध्या में मछली भोज की तस्वीरें आई, तो योगी आदित्यनाथ ने इस मामले में कांग्रेस पर तीखा हमला किया। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष का आपने आचरण देखा होगा, हनुमानगढ़ी में दर्शन करने जाते हैं और बाहर जाकर के मछली का दावत उड़ाते हैं, ये राम राम चिल्लाते हैं। बेशर्मी की भी एक सीमा होती है। किसने कहा था फिर मंदिर जाने के लिए? अरे जो खाना था बाहर खा लेते, अयोध्या के बाहर खा लेते, लेकिन उनके कार्यालय में ये है इनका दोहरा आचरण। गिरगिट भी शर्मा जाता है इन लोगों के सामने। तो
वो भी शर्मा जाता होगा कि मनुष्य के रूप में हमारी कौन सी ऐसी प्रजाति हो गई है कि जो वहां मंदिर में राम राम चिल्ला रहे हैं, बजरंगबली के सामने दंडवत होने का ढोंग कर रहे हैं, लेकिन बाहर जाकर के मछली की दावत उड़ा रहे हैं। तो आपने देखा कि योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि अयोध्या आ रहे हैं और यहां मछली की दावत उड़ा रहे हैं। अब अयोध्या में मछली विवाद पर सियासी संग्राम छिड़ गया। कांग्रेस के कार्यक्रम में मछली भोज पर बीजेपी हमलावर है। चुनावी साल में कांग्रेस के मछली भोज को आस्था से जोड़ा गया। कांग्रेस वोट के लिए आस्था को चोट पहुंचा रही है, ये बीजेपी ने कहा। यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय रविवार को अयोध्या में थे। अजय राय ने हनुमानगढ़ी में हनुमान चालीसा पाठ किया। हनुमान चालीसा पढ़ने के बाद राम मंदिर में दर्शन भी किए। पूजा के बाद तरुण बाजार में कार्यकर्ता सम्मेलन में पहुंचे। कांग्रेस के कार्यकर्ता सम्मेलन में मछली भोज कराया गया। अब सावन में हुए इसी मछली भोज को बीजेपी ने मुद्दा बना दिया। अयोध्या में सावन में मछली भोज अक्षम्य है, ये पंकज चौधरी ने कहा, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष। बीजेपी ने अजय राय के मंदिर दर्शन का भी जिक्र किया और मंदिर में पूजा का दिखावा करते हैं फिर मछली खाते हैं, ये कहा बीजेपी। तो ये सीधा सीधा हमला अब अयोध्या को लेकर बीजेपी कांग्रेस पर कर रही है। अब ये कांग्रेस के यूपी अध्यक्ष अजय राय जो अयोध्या में मछली भोज में जाने से पहले हनुमानगढ़ी पहुंचे थे, वहां हनुमान चालीसा भी पड़ी थी। अब बीजेपी इसे हवाला देकर लगातार हमलावर है। लेकिन पहले अजय राय क्या कह रहे हैं वो सुन लेते हैं। निषाद समाज का उनके कार्यक्रम में गया, बाद में पता चला कि वहाँ पर उन्होंने अपने समाज के लिए वहाँ पर मछली भोज का आयोजन किया था, अपनी समाज के लिए। तो निषाद समाज का तो भोजन ही है मछली, वो उनको पकड़ते हैं, बेचते हैं, उनको शुभ काम में भी, शादी विवाह में, हर जगह उसका इस्तेमाल करते हैं। मैं इतना ही कहना चाहूँ, मुख्यमंत्री जी ये बात कह रहे हैं, साबित करें, फोटो दिखा दें, वीडियोस दिखा दें, मैं तैयार बैठा हूँ इस्तीफा देने के लिए। ये मछुआरों को मछली के बहाने फंसाना चाहते हैं और कुछ है नहीं, और निषाद फंसने वाला नहीं है और कुछ नहीं। कांग्रेस चालाक पार्टी है 70 साल से, ये नहीं चाहती है कि निषादों की गरीबी पर चर्चा हो। ये कांग्रेस के यूपी अध्यक्ष अजय राय जो कि मछली भोज में जाने से पहले हनुमानगढ़ी पहुंचे थे, उसकी भी तस्वीर देखिए। वहां हनुमान चालीसा भी पड़ी थी। अब बीजेपी इसी का हवाला देकर कांग्रेस से सवाल पूछ रही। पहले ये तस्वीरें देखिए, आप जरा तस्वीरें दिखाइए। राय कह रहे हैं कि वो जब भी अयोध्या जाते हैं हनुमानगढ़ी जरूर जाते हैं। इस बार भी गए थे, वहां से मछली वाले भोज में जरूर गए, लेकिन मछली मैंने नहीं खाई, वो ये कह रहे हैं। अयोध्या से साधु संत उनकी बात मानने को तैयार नहीं। देखिए, बहुत ही दुखद है। अयोध्या धाम हमारा पवित्र धाम है, प्रभु रामलला का धाम है, और वहां पर इस प्रकार का भोज करना, वो भी सावन के महीने में, ये कांग्रेस की संस्कृति को दर्शाता है। निषाद कम्युनिटी अगर मछली नहीं खाएगी तो क्या ये संघ वाले तय करेंगे कि निषाद कम्युनिटी को क्या खाना चाहिए, कब खाना चाहिए? ये अपने आप को समझते क्या? कि जो सनातन के प्रति असहिष्णुता है, अराजकता है, उद्दंडता है, और उसके जरिए आप अपने को सेकुलरिज्म का सियासी सूरमा साबित करने में लगे हुए हैं। कभी मैं देखता रहता हूँ कि काशी में जो है इनका जो है वो मीट का जो है वो दावत दिखाई पड़ती है, तो कहीं मछली का जो है वो दस्तरखान लग जाता है। तो ये सब जो सोच और सनक है और सियासत है, ये जो है वो इनका खुद का जो है वो बंटरहार करती जा रही है। सूप तो सूप चलन, ये बोले नितिन नवीन जब खा रहे थे 2 दिन पहले, और इनके नॉर्थ ईस्ट वाले सारे मंत्री और सांसद बीफ खा रहे हैं सावन में, तो उनसे बोलने की हिम्मत नहीं है, इनके लिए भादो था वो। तो मछली भात पर एक बार फिर से कैसे तनाव हो गया है चुनाव से पहले, वो आपने देखा। अब मछली का कांटा किसे लगेगा ये आप ही तय करेंगे, यानी जनता तय करेगी। माइक और में आज के लिए फिलहाल इतना ही। आपसे मुलाकात होगी कल एक बार फिर रात 8 बजे।